वित्तीय प्रबंध विषय है। उसमें आज हम लेते हैं वित्तीय विश्लेषण। और वित्तीय विश्लेषण की मेन रूप से कौन कौन सी तकनीकें हैं जो कि इसमें मददगार होती हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण को हम ये भी कह सकते हैं कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। जो वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें कि हम मुख्य रूप से जो लाभांश और स्थिति विवरण को लेते हैं, ये वित्तीय विवरणों के बारे में हम जो किस प्रकार से विश्लेषण करते हैं इसकी बात हम अभी देखने जा रहे हैं। तो वित्तीय विश्लेषण से आशय जो वित्तीय आंकड़े होते हैं, यानी आपने जैसे लेखांकन कार्य जो है जिसमें जो एक व्यवसाय में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को इन विवरणों में दिखाया जाता है। और ये विवरण जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, एक तो किसी भी संस्था की जो है आय और व्यय को दिखाता है, और दूसरा जो है उसमें जो व्यवसाय की जो स्थिति है कि क्या उस दिन को पर्टिकुलर को पोजीशन है उसको दिखाता है। तो ये वित्तीय विवरण है, ये वित्तीय समंकों के जो है संग्रहण है, वित्तीय समंकों को प्रदर्शित करते हैं। ये वित्तीय जो हमारे विवरण हैं, इन विवरणों को हम इस प्रकार से एनालाइज करते हैं, इस प्रकार से इनको इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि हम इस प्रकार व्याख्या करते हैं इनकी, या इस प्रकार से निर्वचन करते हैं जिससे कि कोई व्यक्ति जो कि हमारी संस्था में इंटरेस्ट रखता है, संस्था में रुचि रखता है, वो हमारी संस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। तो जैसे कि मैंने परिभाषा भी इसमें आपको लिखी है कि वित्तीय विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों का इस प्रकार निर्वचन एवं विश्लेषण करना है कि जो सूचना प्रस्तुत की जावे उससे व्यवसाय ऑब्लिक संस्था के प्रबंधकों, विनियोगकर्ताओं, लेनदारों एवं अन्य जो कि संस्था और व्यवसाय की स्थिति और परिचालन परिणामों में रुचि रखते हैं को किसी प्रकार का निर्णय लेने में सुविधाजनक रहे। तो यानी कि जैसे कि ये परिभाषा से स्पष्ट है, जैसे हमारे प्रबंधक है वो ये देखना चाहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट लॉस है वो कम ज़्यादा क्यों है और इनके कारण जानना चाहें, तो ये विश्लेषण उनको मददगार हो सकता है। इसी तरह से जैसे विनियोग करता है, कोई व्यक्ति हमारी फर्म में जो है व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पैसे लगाना चाहता है, तो वो देखना चाहता है कि जो व्यवसाय है उसकी क्या स्थिति है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना % प्रॉफिट हो रहा है, मेरा पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह से लेनदार हैं, जैसे कि भाई जो हमें कर्ज देते हैं या हमें उधार देते हैं, वो लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई उनका पैसा हम टाइम पर लौटा पाएंगे नहीं लौटा पाएंगे, या उनको किसी प्रकार का इंटरेस्ट वगैरह जो है वो हम समय पर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से दूसरे जो पक्ष हैं जैसे सरकार है जो अध्ययन करता है, या फिर जैसे कि जिनको हम से लोन लेना चाहते हैं, वो लोग जो है इस निर्वचन या इस इंटरप्रिटेशन के आधार पर संस्था के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। तो इसको एक प्रकार से हम जो दोनों विवरण हैं मैंने बताया आपको अभी, जैसे लाभ हानि खाता और दूसरा स्थिति विवरण, इनका हम विश्लेषण करते हैं। तो अब ये विश्लेषण जो है इसका जो मेन जो कार्य है, वो इसका मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि हम जो हमारे जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उन इंटरेस्ट रखने वालों को इन विवरणों को सरलीकृत करके हम समझा दें, या जो सूचनाएं इनसे लेना चाहते हैं वो सूचनाएं उनको मिल सके, इस प्रकार से हम इनका विश्लेषण करते हैं। अब और भी जैसे जैसे इसके जो फ़ायदे हैं, जो इसके जो लाभ हैं या जो इसके उद्देश्य हैं, जो एक जैसे ही हैं, जैसे जो उद्देश्य हैं वही हमारे फ़ायदे होंगे। तो जैसे कि कोई भाई हमारे जो व्यवसाय है, जैसे जो स्टडी करने वाले लोग हैं या सरकार है, वो ये देखते हैं कि इस प्रकार का व्यवसाय का क्या फ्यूचर है, क्या इसमें
प्रॉब्लम आने वाली है और क्या इसमें जो है वो डाउनफॉल आने वाला है या बहुत अच्छी तेज़ी आने वाली है, जैसी भी स्थिति हो उसी के हिसाब से हमारे जो प्रबंधक हैं अपनी पहले तैयारी कर लेते हैं। हमारे जो लेनदार हैं या इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी जो है इसी तरह का इसके भविष्य का अनुमान लगाकर जो है इसका डिसीजन अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। और इसी के साथ में जैसे जो हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि हमें दीर्घकालीन लोन देती हैं, वो भी हमारे व्यवसाय की जो आगे की वर्तमान स्थिति और जो फ्यूचर की स्थिति है उसको देख के कोई डिसीजन ले सकती है कि भी इन लोगों को लॉन्ग टर्म लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी तरह से सरकार भी जो है कोई डिसीजन ले सकती है कि भी इस सरकार के लोन इस प्रकार के व्यवसाय है, अगर मान लीजिए कोई संभावित मंदी है, संभावित प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या डिसीजन लिया जाए जिससे कि व्यवसाय को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आवे। तो ये हमने देखा कि इसका जो महत्व है, उद्देश्य है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि जो वित्तीय विश्लेषण की क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि वित्तीय जो हमारे विवरण हैं उनसे को हम किस तरह से जो है वित्तीय विश्लेषण उनका विश्लेषण करते हैं। तो इसकी जो है कुछ स्टेप हैं। पहला है जैसे वित्तीय विवरणों की पुनर्संरचना। तो वित्तीय विवरण जो होते हैं वो वित्तीय समंकों को बताते हैं। अब उनको हम कौन कौन से जो समंक हैं उनको हम कंसोलिडेट करें, कौन कौन से जो हमारे जो समंक हैं उनको हम कौन से हेड में लें। तो इस तरह से हम इन वित्तीय जो समंक हैं उनका जो को हम इनकी पुनर्संरचना कर लेते हैं। जैसे जो जैसे मान लीजिए स्थिति विवरण है, उसमें जो अगर मान लीजिए करंट लायबिलिटीज़ के 5-6 हेड दिए हुए हैं तो उन करंट लायबिलिटीज़ को एक ही हेड में लिख लें, जिससे कि हमें पता लग जाए कि भाई ये हमारी चालू जो है दायित्व हैं और ये जो है हमारे दीर्घकालीन दायित्व हैं। तो इसे मतलब वित्तीय विवरणों की जो है पुनर्संरचना विश्लेषण के हिसाब से कर ली जाती है। और भी हम जैसे तकनीकें बताएंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। संख्याओं का सन्निटीकरण, जैसे कई बार जो वित्तीय विवरण होते हैं उनमें संख्याएं लिखी हुई होती हैं, वो उनको हम एक तरह के कंसोलिडेट कर लेते हैं। जैसे कि 20,625 रुपया है तो इसको हम 21,000 रुपये कर लेंगे। या जैसे मान लीजिए 2,510 रुपये 20 पैसे है तो इसको हम 2,500 रुपये कर लेंगे। पैसों को हटाकर हम रुपयों में कर लेंगे। तो इससे हमें जो विश्लेषण करने में बड़ी सहूलियत रहती है। अगला है अवयवों के संबंध स्थापित करना। तो यानी कि दो संख्याएं हैं उनमें संबंध स्थापित करना। जैसे लेनदार होते हैं, लेनदारों का इंटरेस्ट मेन रूप से ये होता है कि भाई संस्था जो है उसकी स्थिति किस प्रकार की है, यानी वो जो लोन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में कितनी प्रॉपर्टी है जिससे कि उनका लोन सेफ रहे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनका पैसा उनको मिल जाए। या फिर कि संस्था कितने रुपए कमा रही है प्रॉफिट में जिससे कि वो प्रॉफिट से उनका भुगतान इंटरेस्ट का हो सके। तो यानी कि एक वर्ड होता है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो लेनदार है उनको जो कर और दूसरे प्रकार के जो मतलब जैसे इंटरेस्ट के जो खर्चे हैं उनसे हटाने से पहले जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से लेनदारों को ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो ये यानी कि एबिट जो है वो को लेंगे एक तरफ और एक तरफ लेनदारों की राशि को लेंगे। तो ये दोनों जो अव्यय हैं, दोनों जो राशियाँ हैं, इनको इनकी क्लैरिटी करना कि भाई जो है लेनदारों का जो संबंध है एबिट से होता है। इसी तरह से जो करंट रेशो निकालते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हमें पर्याप्त पूंजी है नहीं है, तो हमारे प्रबंधक ये देखते हैं कि भाई करंट असेट्स है वो कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। तो यानी कि वित्तीय समंकों को इस तरह से तैयार किया जाए कि चालू दायित्व और चालू संपत्ति जो है वो क्लियर निकट आ जाए और इनसे आपस में जो है भाई ये चालू दायित्व है और ये चालू संपत्ति है। ठीक है, तो इस तरह से आपस में इनका रिलेशन बनाना, जो रिलेटेड जो है उनको हम क्लियर कर लें। अगला है निष्कर्ष ज्ञात करना। तो निष्कर्ष ज्ञात करेंगे हम किस तरह से कि जैसे कि जो है जो कितनी हमारे पास में संपत्ति है और उसके अगेंस्ट में कितनी लायबिलिटीज है। तो ये जैसे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर मान लीजिए चालू संपत्ति ज़्यादा है और चालू दायित्व कम है
तो इसका मतलब है कि जो है हमारे पास में पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि भाई चालू दायित्व जो है वो ज़्यादा हो और चालू संपत्ति कम हो, तो इसका मतलब जो है संपत्ति जो है वो हमने कुछ मात्रा में जो है उससे खरीद लिया चालू दायित्वों से, जबकि जो जितने भी करंट असेट्स है उनकी व्यवस्था दीर्घकालीन दायित्वों से की जानी चाहिए, तभी जाके फर्म में जो है वो वर्किंग कैपिटल बनेगी। तो इस प्रकार के हम जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ये जो है ये वित्तीय विश्लेषण की क्रिया का इस प्रकार से 4 स्टेप हैं। अगला लेते हैं हम वित्तीय विश्लेषण की तकनीक। तो यानी कि जो ये हम विश्लेषण कर रहे हैं, भाई कम है, ज़्यादा है, पर्याप्त नहीं है, तो इनके जो है ज्ञात करने के कई प्रकार के मेथड जो है विद्वानों ने सजेस्ट किए हैं। तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीक से आशय वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा वित्तीय विवरण यानी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक से आशय यह है कि वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा वित्तीय विवरणों का निर्वचन एवं विश्लेषण किया जावे, जिससे कि वो समझने में आसानी हो जावे। तो अब ये तकनीकें जो हैं 6-7 तकनीकें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। तो यानी कि जो है हमेशा जो है हम एक साल की तुलना दूसरे साल से करते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 1 साल का है और दूसरे साल का है, यानी पहली साल का और दूसरा, इनकी जो हम तुलना करते हैं और तुलना करके ज्ञात करते हैं कि हमारी जो कोई प्रोग्रेस हो रही है वो प्रोग्रेस है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारी बिक्री है, पहले तो 10% बढ़ी थी, इस बार 8% बढ़ी है, तो यानी एक तरह से तो बिक्री पहले की तुलना में बढ़ रही है, पर ये पहले से तुलना में कम बढ़ी हुई है। इसका मतलब जो हमारा व्यवसाय है उसकी प्रोग्रेस उतनी तेज़ी से नहीं होगी जितनी कि पिछले वर्षों में हुई है। इसी प्रकार से जैसे मान लो पहले हमारे यहाँ पर जो चालू दायित्व ज़्यादा थे, अब चालू दायित्व कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो हमने जो पूंजी इंतजाम करने के लिए चालू दायित्वों की जो व्यवस्था थी कम की थी, इसलिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाई जो पिछले सालों की तुलना में वर्तमान में या तो हमें एफिशिएंसी कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से हम 2 सालों के, यानी कि एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर, दोनों सालों के वित्तीय विवरणों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और इसके आधार पर तुलनात्मक वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। एक समानाकार वित्तीय विवरण, यानी कि जो हमारे वित्तीय विवरण हैं उनमें को एक जो तरीका जो होता है, एक स्टैंडर्ड जो परफॉर्म है उसमें लिख लें और उनको हम परसेंटेज दे दें। जैसे कि भाई हमारा चिट्ठे का जोड़ 100 है, तो इस 100 में फिक्स 100 है, तो 100 में फिक्स असेट्स कितनी है और करंट असेट्स कितनी है, यानी कि 60 फिक्स असेट्स है, 40 करंट असेट्स है। इसी तरह से मान लीजिए हमारी जो कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट में भाई जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का क्या परसेंट है और जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का क्या परसेंट है, रॉ मटेरियल का क्या परसेंट है, ये ज्ञात करना, यानी ये हमारा समानाकार वित्तीय विवरण कॉमन साइज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। दूसरा जैसे मान लीजिए हमारी करंट असेट्स है, इसमें इन्वेंट्री कितना परसेंट है। जैसे मान लीजिए हमारी करंट असेट्स जो है वो 100 के बराबर है, तो उसमें इन्वेंट्री मान लीजिए 50 है, 40 है, कैश 20 है, 40 है। तो यानी कि ये हम जो है देखते हैं और इसको हम साथ साथ तुलनात्मक वित्तीय विवरण से भी देख लेते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो एफिशिएंसी कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड। तो यानी कि पिछले ये जो कि पिछले कुछ सालों का, जैसे 5 साल 4 साल, इनका हम ट्रेंड देखते हैं कि भाई हमारे कैश की प्रवृत्ति क्या है, कि अमूमन इतना परसेंट जो है करंट असेट्स का जो हमारे कैश रहता ही रहता है, या हमारे इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, भाई अमूमन इतना जो है हमारे पास में जो है इन्वेंट्री स्टॉक में जो है करंट असेट्स में इतना हिस्सा इन्वेंट्री का रहता है, ये देखना। ये जैसे मान लीजिए हमारी करंट असेट्स जो है उनका योग जो है वो 500 है और इन्वेंट्री
कभी 100 रहती है, कभी 120 रहती है, कभी 110 रहती है, तो हम ये मानेंगे कि 20-21% के आसपास हमारी करंट असेट्स में इन्वेंट्री रहती है। अगला है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण का मतलब जब दो वित्तीय जो संख्याओं का हम आपस में एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बताया एबिट जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दूसरी तरफ जो है हमारा हो गया बोरोइंग फंड्स, टोटल बोरोइंग्स। तो दोनों में जो हम जो अनुपात देखते हैं कि भाई कितना अनुपात है, तो सामान्यतः जैसे जो हमारा एबिट है और जो हमारा जो इंटरेस्ट जो बनता है बोरोइंग फंड्स पर, उसका 3-4 गुना कम से कम होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए 1 गुना है, बराबर है, तो इसका मतलब फर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगला है कोष प्रवहन। कोष का मतलब लेते हैं हम वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं कि भाई हमने जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो जो है किस प्रकार से व्यवस्थित की है, यानी कहाँ कहाँ से हमको साल भर में फंड की प्राप्ति हुई है, कोष की प्राप्ति हुई है, और कहाँ कहाँ हमने यूज़ लिया है, और इसमें अगर कोई सुधार किया जा सके तो इसके आधार पर हम इसको देखते हैं। तो ये बताता है कि साल भर में यहाँ से तो आपने कोष प्राप्त किए और यहाँ इनका यूज किया है। नगद प्रवाह यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि हम जो हमारे जो संस्था में जो कैश है वो साल भर में कहाँ कहाँ से हमको मिला है और कहाँ कहाँ हमने उसको कैश मिला है, कैश हमारे फालतू तो नहीं पड़ा हुआ है, कैश की कमी तो नहीं आने वाली है। तो ये है ये नगद प्रवाह जो कोष जो हमारा विवरण है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको हमको बजट से अलग लेना चाहिए। बजट में भी इसी तरह का हम करते हैं कैश बजट में। तो कैश बजट और इसमें बेसिक फ़र्क ये है कि कैश बजट तो एक फ्यूचर का आकलन होता है, भविष्य का आकलन होता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो जो है पास्ट का होता है, यानी एक साल जो निकल गया उसमें हमारा क्या क्या जो है कैश इनफ्लो रहा, कैश क्या है कैश आउटफ्लो रहा, इसका। अगला है सम विच्छेद विश्लेषण। सम विच्छेद विश्लेषण इसका सामान्यतः हम जो कॉस्ट जो फर्म की या व्यवसाय की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उससे संबंधित होता है। सम विच्छेद का मतलब होता है कि विक्रय का वह स्तर जहाँ पर कि हम अपनी जो चालू लागतें या जैसे परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें दोनों को वसूल रहे हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो माल बेच रहे हैं उसमें हम कितनी तो हमारी परिवर्तनशील लागतें हैं, कितनी स्थिर लागतें हैं, दोनों वसूल ली जाएं। अगर ये लेवल नीचा है यानी बिक्री के कम स्तर पर ये प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है। और अगर ये बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे मान लीजिए 80% आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिक्री करने पर ये हमारा जो है बीईपी आता है, इसका मतलब फर्म में रिस्क की संख्या बहुत ज़्यादा है, फर्म को बहुत सोच समझ के चलना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये देखा आपने वित्तीय विश्लेषण की तकनीक। अब मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन कई बार आता है कि वित्तीय विश्लेषण से क्या आशय है, इसकी प्रमुख तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है खास तौर से कि आपको खास तौर से ये ध्यान रखना है कि जो अपने जो तकनीकों को जो समझाना है, तो तकनीकों को समझाने के लिए जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उसी प्रकार से उदाहरण आपको देने हैं, उसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स के भी उदाहरण मैंने आपको बताए हैं वो आपको बता के देना है। अगर कोई टेबल बनानी पड़ती हो तो टेबल भी बनाकर आपको देना है। ओके, थैंक यू। तो ये आपका